कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का अध्याय है अध्याय 12, जिसका शीर्षक है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स यूजेस। इसी के बारे में आपने इसके पहले के अध्याय में पढ़ा था। उसी के कुछ आगे की चीज़ें आप पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की यूज़ कहाँ कहाँ पे किए जाते हैं। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा इससे आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। कभी कभार एक क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इसमें से आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो आपका एक ही क्वेश्चन आता है 3 नंबर का ये हो सकता है। तो 3 से 4 नंबर के सवाल आपके इस अध्याय से आ सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको हल्के में नहीं लेना है। इससे कभी कभी वंस इन अ वाइल कभी ऐसा हो जाता है कि आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसकी वजह से आपको इसको ध्यान से सुनना है। आइए शुरू करते हैं अध्याय 12, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, पारजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल और नैतिक प्रश्न। तो पहले के अध्याय में हम पढ़ चुके हैं किस प्रकार से प्रौद्योगिकी आपकी बढ़ी है, क्या उसमें अलग अलग आनुवंशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्मजीवी, कवक, पौधे, जंतुओं का उपयोग किस प्रकार से हुआ है। ये सारी चीज़ें आप पीछे के अध्याय में पढ़ चुके हैं। औद्योगिक स्तर पे किस प्रकार का उत्पादन किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक, कृषि के आनुवंशिकता, रूपांतरित फसलें, ये सारी सिद्धांत जो आपके संसाधित खाद्य होते हैं, जैव सुधार, ये सारी चीज़ें जो बायोटेक्नोलॉजी से आपको मिलती हैं वो आप पढ़ चुके हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। अब वो कौन से आपके अनुसंधान क्षेत्र हैं वो देखते हैं। तो वो है आपके, सबसे पहला है उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवी या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। फिर आता है आपका उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना तथा अनुप्रवाह परक्रम तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। तो ये जो 3 हैं ये आपके प्रौद्योगिकी के अलग अलग अनुसंधान हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य व खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। तो बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से स्वास्थ्य की श्रेणी में किस प्रकार से उसमें उन्नति हो रही है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, फार्मिंग में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहला है कृषि रसायन आधारित कृषि, दूसरा है कार्बनिक कृषि और उसके बाद आपका आता है आनुवंशिकतः निम्रित फसल आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्यों की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नति किस्मों की फसलों के उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतः उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायनों, खादों तथा कीटनाशक का प्रयोग एक कारण है। हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं। वे परंपरागत प्रजनन के द्वारा निम्रित किस्मों में उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। क्या ऐसा कई वैकल्पिक रास्ते हैं जिसमें आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों में सार्वजनिक उत्पादन कर सकेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खादों एवं रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को घटा सकते हैं? आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके मुकाबले में जो फसलें उगाई जा रही हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही मुश्किल पड़ जाती है। बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, अलग अलग टाइम पे फसलों को भी खराब कर देता है। तो किस प्रकार से इन खाद्य पदार्थों को बढ़ाया जा सकता है बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाए? तो इसका फिलहाल के लिए जो उत्तर है वो है आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलें जो आपकी उगाई जाती हैं। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकैशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवंशिकतः रूपांतरित जीव कहलाते हैं।
GME का व्यवहार स्थान नियंत्रित जीन की प्रकृति, परपोषी, पौधे, जंतुएं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। GM पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। तो यहाँ पे जो आपके GM जो आपके पौधे देखते जाते हैं उनके बहुत ज्यादा फायदे देखे जाते हैं। देखते हैं आनुवंशिक रूपांतरण द्वारा जो GM पौधे होते हैं उनके क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला है अजैव प्रतिबलों, ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्ण फसलों का निर्माण। जो ये सारी की सारी चीजें सस्टेन कर जाए ऐसे फसलों का निर्माण किया जाता है। दूसरा है रासायनिक पीड़क नाशा पर कम निर्भरता करना, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल। फिर आता है कटाई पश्चात होने वाले अनादि नुकसानों को कम करने में सहायक, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, यह शीघ्र मृदा उर्वरता समापन की को रोक सकता है। फिर आता है खाद्य पदार्थों की पौष्टिक स्तर में वृद्धि, उदाहरणतः विटामिन ए समृद्ध धान। उपरोक्त उपयोगों के साथ साथ GM का उपयोग तदनुकूल पौधों के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनी के रूप में उद्योगी में वसा, ईंधन व भोज्य पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। तो यहाँ पे आपके अलग अलग ये आपके फायदे हैं GM पौधों के जो आनुवंशिक प्रौद्योगिकी से आपको मिलते हैं। सारे के सारे ये मौसम या फिर किसी भी प्रकार की चीज़ों को सस्टेन कर सकते हैं। जितना भी आपका रासायनिक जो चीज़ें होती हैं कम से कम इस्तेमाल करी जाती हैं, कटाई के बाद जो जितना भी नुकसान होता है उसको कम कर दिया जाता है। तो ये सारे के सारे आपके GM पौधों के फायदे हैं। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगों में जिनके बारे में तुम विस्तृत रूप से अध्ययन करोगे वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है, जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। BT एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिल थिरंजिएसिस संक्षेप में BT कहते हैं से निम्रित होता है। तो ये जो BT है ये एक प्रकार का जीव विष है जो आपको किससे मिलता है, आपको बैसिलस थुरिंजिएंसिस से मिलता है, जिससे उसी को संक्षेप में BT कहा जाता है। BT जीव विष जीन जीवाणु से क्लीनीकृत होकर पौधों में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से जैव पीड़कनाशकों का निर्माण होता है, उदाहरणतः BT कपास, BT मक्का, धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन आदि। तो इसी BT की मदद से जो आपका मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। BT कपास, बैसिलस थुरिंजिएंसिस की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीट जैसे लोथीडोप्टेशन, तंबाकू की कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा, कोलिएप्टेरैन व डीप्टेरैन को मारने में सहायक होता है। तो ये जो बीट कपास होता है ये जैसे आपके जो तंबाकू में कलिका कीड़ा होता है, सैनिक कीड़ा होता है, उसको मारने के लिए, जो मक्खी मच्छर होते हैं जिससे डिप्टेराना हो सकता है उसको मारने के लिए ये बहुत ज्यादा बीट कपास हेल्पफुल होता है। बी थुरिंजिएंसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा का निर्माण करती है। इन रवों में विपाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। यह जीवविष बैसिलस को क्यों नहीं मारता? वास्तव में बीटी जीवविष प्रोटीन प्राक जीवविष निष्क्रिय रूप में होता है। जो ही कीट इस निष्क्रिय जीवविष को खाता है, इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकलीय कोशिकाओं की सतह से बंध कर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं। परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। तो एंड में क्या होता है, बीटी की मदद से ही जो कोशिकाएं, जो सेल्स होती हैं वो इतनी ज्यादा फूल जाती हैं कि एंड में फट जाती हैं। फटने की वजह से जितने भी आपके कीट होते हैं वो सब के सब मर जाते हैं। विशिष्ट बीटी जीव विष जिसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस से पृथक कर
कई फसलें जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। जीन का चुनाव फसल व निर्धारित पर निर्भर करते हैं। जीव विष जिसे जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन जीन क्राई 1 ऐसी व क्राई 2 AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास के मुकुल क्रमी को नियंत्रित करते हैं, चित्र 12.1, जबकि क्राई 1 AB मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पे जो आपके कीट समूह होते हैं, जो आपके अलग अलग सर्वाधिक बीटी होते हैं, वो कीट समूह पर ही निर्भर करते हैं। और इसमें भी आपके प्रोटीन जीन क्राई 1 और क्राई 2 भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो पूरे के पूरे अलग अलग चीजों का नियंत्रण करते हैं। ये आपका कपास का है, ये आपका गोलक शलभ क्रमी द्वारा नष्ट होता है, और ये जो है ये आपका परिपक्व कपास गोलक है। ये है आपके पोषी पादप जंती DS RNA द्वारा जो आपके सूत्रक्रमी ग्रसन के विरुद्ध सुरक्षा में वृद्धि देखी जाती है। ये आपके उसी प्रकार के जो GM पौधे हैं वही आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब देखते हैं चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी विविधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव होता है। तो क्यों डिपेंडेंट होते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चिकित्सक और जो औषधियां होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं, वो इनके उत्पाद से संभव हो पाती हैं। पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतीक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से विलंघित किए गए हैं वे अवांछित प्रतीक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं, और वर्तमान में इनमें से 12 भारत में भी विपणित हो रही हैं। तो बहुत सारी चिकित्सक जो औषधियां हैं जो प्रौद्योगिकी की वजह से मिली हैं वो विश्व भर में स्वीकृत हो चुकी हैं, जिसमें से कि 12 भारत में भी वर्तमान समय में प्रेजेंट है। अब देखते हैं आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन होने से ही संभव है। मानव इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे? उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन व्युक्त करे उपयोग में लाना होगा। क्या अन्य जंतुओं से व्युक्त इंसुलिन मानव शरीर प्रभावित है और उसका मानव शरीर के प्रतीक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता? ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चय ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। तो जितने भी आपके जो इंसुलिन हैं जो आपके जीव जंतुओं से भी बनाए जाते हैं, तो ये जान लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्योंकि जंतुओं से ये बने हैं, जानवरों से ये बने हैं, तो इंसान के ऊपर ये कोई, मनुष्य के ऊपर ये कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं डाल सकता। तुम आसानी से ऐसे जीवाणुओं को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या आपको जवाब दिया गया है कि आप जितने भी चाहें किसी भी जीवाणु से आप विकसित कर सकते हो इंसुलिन को। अब ये सोचने वाली बात होती है, क्या इंसुलिन मधुमेह रोगों को मुख से दिया जा सकता है या नहीं, और क्यों? तो ये इंसुलिन जो दिया जाता है ये मुख से दिया जाता है या शरीर के किसी अंग से डाला जाता है, ये जानना जरूरी हो जाता है। मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरी व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में प्रतिऊर्जा, एलर्जी या बाहरी प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। इंसुलिन 2 छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला A व श्रृंखला B, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, चित्र 12.3। मानव सहित
स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक एंजाइम की तरह प्राक हार्मोन का पूर्ण परिपक्व व क्रियाशील हार्मोन बनने के पहले संसाधित होने की आवश्यकता होती है, संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहा जाता है। यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। तो आपकी जो इंसुलिन पहले बनाए जाते थे वो आपके जानवरों और सूअरों को मार के बनाए जाते थे। अब इसका नुकसान क्या होता था कि जिन लोगों को या जिन मनुष्यों को ये इंसुलिन दिया जाता था उनको प्रति ऊर्जा यानी कि एलर्जी हुआ करती थी। अब जो इंसुलिन बनाए जाते हैं उसमें आपके छोटे छोटे पेलीपेप्टाइड्स की श्रृंखलाएं होती हैं, श्रृंखला ए, श्रृंखला बी, और उसके बाद वो आगे चल के श्रृंखला सी जो होती है उसमें उनका जब पूरी की पूरी श्रृंखलाओं का फैलाव हो जाता है तो उसको बोला जाता है पेप्टाइड सी। अब यही पेप्टाइड सी क्या करता है, श्रृंखला में नहीं होती है और ये परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और डीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप में तैयार किया जाए। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश करवा के इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। इन्हें अलग अलग निम्नलिखित श्रृंखलाओं ए और बी से निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। तो ये जो इंसुलिन आपके है एक अमेरिकी कंपनी में इन डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया और इसमें क्या किया, जो श्रृंखलाएं ए और बी थी उसको निकाल के ड्राई सल्फाइड बंध बना के उनको आपस में संयोजित करके इन्होंने इंसुलिन का निर्माण कर दिया। जीव चिकित्सा। यदि एक व्यक्ति आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग का उपचार कोई चिकित्सा व्यवस्था है? जीन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिह्नित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोगों के उपचार हेतु जीनों का व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। तो किसी को भी अगर पैदाइशी कोई बीमारी है तो उसका जो उपचार है वो करता है जीन चिकित्सा। इसमें क्या होता है, आपके जो भ्रूण होते हैं यानी कि जो आपके एम्ब्रियोज होते हैं या तो भ्रूण में या किसी भी बच्चे के अंदर इसका कोशिकाओं में प्रवेश करवा दिया जाता है जीनों का, और उसके बाद उसको ठीक करने की पूरी जो सामग्री है वो शुरू कर दी जाती है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीनों को व्यक्ति या भ्रूण में स्थान नियंत्रित करते हैं जो निष्क्रिय जीन की शक्ति पूर्ति पर उसके कार्यों को संपन्न कर देती है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडेनोसिन डिएमिनेज ADA के कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। उपरोक्त समस्या जो एंजाइम एडिनोसिन एमिनेज के लिए जिम्मेदार है, जो इसके लोप होने के कारण होता है। कुछ बच्चों में ADA की कमी का उपचार अस्थि मज्जा के प्रतिरोपण से होता है, जबकि दूसरी में एंजाइम प्रतिस्थापना चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाता है, जिसमें सुई द्वारा रोगों की सक्रिय ADA दिया जाता है। उपरोक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि पूर्णतः रोग नाशक नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी पहली बार ये जो ADA कमी की वजह से जो बीमारी थी, जो 4 वर्षीय एक लड़की पे 1990 में सबसे पहले इसका प्रयोग करा गया था। दोनों तकनीकों में कमी ये थी कि ये पूर्णतः यानी कि कंप्लीटली उस रोग को खत्म नहीं कर सकती थी। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त से लसीकाणु को निकाल के शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है। तो ये जहाँ पे क्या होता है, जीव चिकित्सा में जो सबसे पहले जो रोगी का रक्त होता है उसको जिसमें लसीकाणु वगैरह सब होते हैं उसको सबसे पहले शरीर से बाहर की तरफ निकाला जाता है। सक्रिय ADA का cDNA पश्च विषाणु संवाहक का प्रयोग कर लसीकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगों के शरीर में वापस कर दिया जाता है। यह कोशिकाएं मृत प्राय होती हैं।
इसलिए आनुवंशिक निम्नलिखित लसीकाणुओं की समय समय पर रोगी के शरीर में अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिका से विलंगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था की कोशिका से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो एडीए है, जैसे लसीकाणुओं को बाहर निकाल दिया जाता है, समय समय पर उस पहले बाहर निकालते हैं, मारते हैं, वापस अंदर डाल देते हैं और ये समय समय पर रोगी के शरीर के अंदर डाल के उसको ठीक करने के लिए ये बनाया जाता है। आणविक निदान। आप जानते हैं कि रोगों के प्रभावी उपचार के लिए उसकी प्रारंभिक पहचान व उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। उपचार के परंपरागत विधियों, सीरम व मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ में पता लगाना संभव नहीं है। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया व एंजाइम सहलगन प्रतिरक्षा शोषक आमापन कुछ ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। तो आपकी कुछ ऐसे उपचार होते हैं जिसमें आपका शुरू में ही रोग का पता लगाना संभव नहीं हो पाता है। तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमर श्रृंखला अभिक्रिया, इन सब से क्या होता है कि किसी भी बीमारी का या रोग का प्रारंभिक स्तर पे पता लगाया जा सकता है। रोगजनक जीवाणु, विषाणु आदि की उपस्थिति का सामान्यतः जब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफी अधिक हो चुकी होती है। जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु उस समय जब रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं, तब उनकी पहचान पीसीआर द्वारा उनके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन द्वारा कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब रोगजनक जो होता है उसको रोग लगना शुरू हो गया, पता कैसे चलता है, जब वो उसके लक्षण यानी कि सिम्टम्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब इन सिम्टम्स के थ्रू ही क्या होता है, आगे की पूरी प्रोसीजर चालू होती है, जिससे फाइनली पता चल जाता है, डायग्नोस हो जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद ही इसका स्पष्टीकरण पॉसिबल हो पाता है। संदेहात्मक एड्स रोगियों में HIV की पहचान हेतु PCR आजकल सामान्यतः उपयोग में लाया जा रहा है। उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनी का पता लगाने में भी किया जा रहा है। यह एक उपयोगी तकनीकी है जिसके द्वारा बहुत सारी दूसरे आनुवंशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। तो संदेहात्मक एड्स यानी कि जिसको देख के लग सकता है या सिम्टम्स को देख के लग सकता है कि इनको एड्स हो सकता है, उसमें भी HIV की पहचान के लिए PCR को आजकल ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा कैंसर के रोगी होते हैं या फिर ऐसा लगता है कि कैंसर हो सकता है, वहाँ पर भी PCR टेस्ट को किया जा रहा है। DNA RNA की एकल श्रृंखला से एक विकर्ण सक्रिय अणु जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन ने अपने पूरक DNA से संकरित होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो DNA RNA होते हैं जब एकल श्रृंखला में विकर्ण होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, तो उसके बाद अपनी कोशिकाओं से जुड़कर क्लोन में पूरक DNA से संकरित हो जाते हैं, जिसके बाद में स्वावीकरण चित्रण द्वारा पहचाने जाते हैं। क्लोन जिसमें उत्परिवर्तन जीन मिलते हैं छाया चित्र पटल पर दिखाई देते हैं, क्योंकि संप्रेक्षित व उत्परिवर्तन जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं। एंजाइम सहलगन प्रतिरक्षा शोषक आमापन प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोग जनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण को पहचानना प्रतिजनों की उपस्थिति या रोग जनकों के विरुद्ध संश्लेषित प्रतिरक्षी को पहचान कर आधार पर की जाती है। तो यहाँ पर आपने ये जाना कि किस तरीके से जो अलग अलग बीमारियां होती हैं उसका पता उनके सिम्टम्स के बेसिस पे लगाया जा सकता है और उस रोग को किस तरीके से कंप्लीटली खत्म करा जा सकता है अगर समय पर पता चल गया तो। अब देखते हैं परजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ऐसे जंतुओं जिनके DNA में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपने लक्षण व्यक्त करता है, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय व मछलियां आदि पैदा हो चुके हैं
उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। उस तरह के जंतुओं का उत्पादन क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर क्या है, आपके जो परजीवी जंतु किनको कहते हैं? ऐसे जंतु जो डीएनए में अलग किस्म का परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित करते हैं, उनको बोला जाता है परजीवी जंतु। और इसमें से 95% जो होते हैं, इसमें आपके भेड़, सुअर, खरगोश अलग देखे जाते हैं, लेकिन 95% जो होते हैं वो, या मोर देन 95%, ये चूहे ही होते हैं। अब हम कुछ सामान्य कारणों का पता लगाएंगे। सबसे पहला है सामान्य शरीर क्रिया व विकास। परजीवी जंतुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार से किया जाता है कि जिनमें जीनों के नियंत्रण व इनका शरीर के विकास व सामान्य कार्यों पर लड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ, विकास में भागीदार जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक का अध्ययन, दूसरी जाति स्पीशीज के जीन्स का प्रवेश कराने के उपरांत उपरोक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। तो सामान्य शरीर के विकास में क्या होता है, किस प्रकार के अध्ययन आप करते हैं कि भागीदारी जटिल है कि नहीं है, विकास किस प्रकार से हो रहा है, अलग अलग कारकों का निर्माण किस तरीके से हो रहा है। तो जितने भी आपकी जैविक भूमिका के बारे में जो सूचना मिलती है वो भी आपको सामान्य शरीर के विकास से ही पता चलता है। दूसरा है रोगों का अध्ययन। अनेकों परजीवी जंतु इस प्रकार निम्रित किए जाते हैं जिनसे रोग के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है। तो यहाँ पे अलग अलग रोगों का भी जो परजीवी जंतु होते हैं उनकी विकास या उनके रोग के विकास के बारे में जाना जाता है। यह विशिष्ट रूप से निम्रित है जो मानव रोगों के लिए नमूनों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्ययन किया जा सके। वर्तमान समय में मानव रोगों जैसे कैंसर, पुटिया रेशाम्यता, रूमेटॉइड, ये सारी जो बीमारियां हैं इसके लिए अलग अलग जीव जंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है ताकि मनुष्य को बचाने के लिए अलग अलग तकनीकों का डेवलपमेंट हो पाए। अब है जैविक उत्पाद। कुछ मानव रोगों के उपचार के लिए औषधियों की आवश्यकता होती है जैविक उत्पाद से जो कि आपकी बनी होती हैं। तो कुछ मानव रोगों के लिए आपकी ऐसे औषधियों की आवश्यकता होती है जो कि जैविक उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा हो जाता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं उनमें डीएनए के भाग जीनों का प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। उदाहरण, मानव प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग इम्फारसीमा के निदान में किया जाता है। ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोन्यूरिया व पुटिया रेशाम्यता के निदान हेतु किया गया है। वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय जिसका नाम रोजी था, मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 204 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया। अब यहाँ पर ये आपकी जो रोजी गाय है जिससे आपका 2.4 प्रति लीटर जो प्राप्त करी गई थी, इस दूध में मानव अल्फा लैक्टिबुमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता है। तो ये जो गाय थी इससे जो दूध मिलता था उसमें अल्फा लैक्टिबुमिन था जो मानव शिशु के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक था, बहुत पौष्टिक तत्व था जो साधारण गाय के दूध में आपको नहीं मिलता है। अब अगला है टीका सुरक्षा। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीके की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों को विकसित किया गया है। पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपरोक्त प्रयोग सफल व विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकेगा। तो टीका सुरक्षा, जो मानव को टीके लगाए जाते हैं अलग अलग रोगों से बचाने के लिए, सबसे पहले जिस परजीवी का इस्तेमाल किया जाता है वो चूहे हैं। और अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग जो परजीवी होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आपके उपरोक्त प्रयोग जो है वो सफल रहे तो बंदरों के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग भी किया जा सकेगा। अगला है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। यह
आविशालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है। यह वही विधि है जो औषधि आविशुलता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परिजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे आविशालु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं, जबकि अपारजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं है। पारजीवी जंतुओं का आविषाणु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त जंतुओं में आविशालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाता है। फिर रासायनिक सुरक्षा परीक्षण होते हैं, जिसमें अलग अलग रासायनिकों का इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग जंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जो आपके उपरोक्त जंतु होते हैं उनसे जो परीक्षण करने पर अगर उनका फायदा क्या होता है कि जो परिणाम आपको मिलना होता है वो आपको कम समय में मिल जाता है। नैतिक मुद्दे। मानव जाति द्वारा अन्य जीवधारियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता। सभी मानवीय क्रियाकल्पों के लिए जो जीवधारियों के लिए असुरक्षितम या सहायक हो, उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंड की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दों की नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी हैं। जीवों के आनुवंशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशित परिणाम निकाले जा सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिक तंत्र में सन्निविष्ट कराया जाए। तो अलग अलग जो आपके जैव वैज्ञानिक हैं वो भी इन अलग अलग नैतिक मुद्दों के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से अलग अलग जो जीवाणु हैं या फिर आपके अलग अलग जो प्रौद्योगिक लेवल पे आपकी औषधियां बनाई जाती हैं, जिन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। तो नैतिकता के दृष्टिकोण से देखें तो वो सही है गलत है, वो सारे प्रश्न जो जैव वैज्ञानिक होते हैं वो सामने रखते हैं इन सारे सवालों को। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को स्थापित किया है जैसे कि GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रैल कमेटी अर्थात आनुवंशिक अभियांत्रिक संस्कृतिक समिति, जो कि एम अनुसंधान कार्यों की वैधानिकता तथा उन या फिर जन सेवाओं के लिए जो एम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेती हैं। तो भारत में भी ऐसा एक संगठन है जो ऐसे जीवों के बारे में सोचता है और उनके लाभ के लिए कार्य करता है। जन सेवा जैसे कि आहार एवं चिकित्सा स्रोतों हेतु में जीवों के रूपांतरण उपयोगिता, जो उनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समानताएं उत्पन्न या अलग अलग समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां आनुवंशिक पदार्थों, पौधों व अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद व तकनीकी के लिए एक्सेफ पेटेंट प्राप्त कर रहे हैं, जबकि यह बहुत समय पहले से ही विकसित व पहचानी जा चुकी हैं और किसान तथा विशेष क्षेत्र या देश के लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा चुका है। तो अलग अलग लोगों में आक्रोश भी है कि ये सारी चीजों का अब आविष्कार नहीं हुआ है, पहले ही हो चुका है, लेकिन अभी की कंपनियां पेटेंट ले लेती हैं, जबकि इसके बारे में पहले ही इसका आविष्कार अलग अलग कृषियों ने कर दिया है। धान एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशियाई के कृषि एक इतिहास में वर्णन मिलता है। एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्म की फसलें मिलती हैं। तो ये माना जाता है, अनुमान है ये, कोई इसमें पुष्टिकरण, इसमें अभी स्पष्टीकरण भी नहीं हुआ है, कि भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की जो विविधता है वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में से एक है। बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में ही उगाई जाती हैं। पुराने ग्रंथों, लोक साहित्य व कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि यह कई 100 वर्ष पहले से उगाया जाता है। वर्ष 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एक्सव व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एक्सव अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों की अमेरिकी व विदेशों में बेच सकती थी। बासमती की यह नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों में विकसित की गई थी। भारतीय बासमती को
अर्धबीनी किस्मों के संकरण कराकर नई खोज या एक नई उपलब्धि को भी दावा किया था। तो आपके 27 किस्म के बासमती यहीं पे मिलते हैं, अपने स्वाद और खुशबू के लिए माने जाते हैं। 1977 में इसे अमेरिकी कंपनी ने एक्सेव व ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा खुद अपने वहां पर अलग अलग किस्में इसकी देखी थी, जिसकी वजह से इन्होंने अमेरिका में और विदेशों में इसका बेचना संभव हो गया था और बहुत ही आसान भी हो गया था। मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो जब इंटरनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जो किसी भी टाइप का जो उत्पाद होता है या उस राष्ट्र या संबंधित लोगों से जो भी वहां का जितना भी जो फसल या कुछ भी चीज होती है, उनकी अनुमति के बगैर जब उसी का संसाधनों का उपयोग करने लग जाती है तो उसे बायोपायरेसी के नाम से जाना जाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। बहुत सारे औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से काफी संपन्न है, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे उनके पास बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन उनके पास विविधता की कमी है। इसके विपरीत विकसित व अविकसित विश्व जैव विविधता व जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान से संपन्न है। जैव संसाधनों से संबंधित परंपरागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति व खर्च को बचाया जा सकता है। तो जितने भी अलग अलग विकसित या अविकसित विश्व होते हैं या जैव विकसित जैव होते हैं, उसमें विविधता प्रदान करी जा सकती है, उससे संबंधित परंपरागत जो ज्ञान है वो भी संपन्न पर्याप्त है। विकसित व विकासशील राष्ट्र के बीच अन्याय, अपर्याप्त शक्तिपूर्ति व लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधनों व परंपरागत ज्ञान का बिना पूर्व अनुमति के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं। तो बहुत सारे देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में इसके द्वारा जितनी भावना है विकसित हो रही है और वो प्रतिबंध लगा रहे हैं कि उनके जो राष्ट्र का उत्पादन है वो दूसरी जगह पे बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल ना किया जाए। भारतीय संसद में हाल ही में भारतीय एक्स बिल में दूसरा संशोधन पारित किया है, जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लोगों या जिसके अंतर्गत एक्स्व नियम संबंधी आपातकालीन प्रावधान तथा अनुसंधान एवं विकसीय प्रयास शामिल हैं। तो ऐसा ही एक टैक्स या ऐसा ही एक बिल, भारतीय एक्स बिल को भी अभी पारित किया गया है, उसमें नए नए संशोधन भी लाए जा रहे हैं। सारांश, तो यहाँ पे आपने पढ़ा कि जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, किस प्रकार से उनका, पौधों का, जंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है औद्योगिकरण में, बायोटेक्नोलॉजी में। अलग अलग रोगों को पहचाना जाता है, रोगों को पहचानने में भी मदद करता है, और ना केवल पहचानने में बल्कि अगर सही समय पर उसका पता लगा दिया जाए तो किस प्रकार से उनको कंप्लीटली नष्ट करा जा सकता है, वो भी आपको इन्हीं जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवी और उसके द्वारा जो औद्योगिकरण हुआ है उससे ही आपको ये पता चला है। और बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग स्पेक्ट्रम्स में भी इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल है सबसे बड़ा पुनर्योगज DNA, जिसका इस्तेमाल बहुत सारी अलग अलग जगहों पे किया जा रहा है, इन विट्रो के लिए करा जा रहा है। कैंसर जो सेल्स होते हैं, HIV के जो सेल्स होते हैं, उनका पता लगाना, उनको ठीक करना, उन सभी चीजें, ये सारी चीजें किसकी वजह से हो रही है? प्रौद्योगिकरण की वजह से, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। GM फसल हो गए, GM फसल के फायदे आपने देखे किस प्रकार से उसमें ठंडा, गर्म, सूखा, इन सभी मौसमों को सस्टेन करने की ताकत होती है, सारे मौसमों को कर सकते हैं। जितना भी हानि फसल को काटने के बाद होती है उसको कम करा जा रहा है, कम से कम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज करे जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद नैतिकता को भी ध्यान में रखते हुए अलग अलग राष्ट्रों ने प्रबंध भी बनाए हुए हैं कि किस प्रकार से वो नैतिक मुद्दों को भी सामने रखे। भारत ने भी ऐसा ही एक बिल पास करा है और सारी नैतिक मुद्दों को भी वो ध्यान में रख रहे हैं। अभ्यास, बीटी आविश के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन जीवाणु स्वयं की नहीं मरते हैं। क्योंकि ये आपके अलग अलग ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आपको इसका उत्तर देना है कि जो आपके कुछ
बीटी द्वारा आपके कई जीवाणुओं के द्वारा जो अलग अलग जीवाणु स्वयं को नहीं मारते हैं, वो क्यों नहीं मारते हैं, उसका उत्तर आपको देना है। इस अभ्यास को आपको खुद से करना है और अध्याय का भी लगातार प्रयास और अभ्यास आपको करते रहना है।